मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि जिसका मतलब लिटरेचर साहित्य के साथ कुछ भी संबंध रहा हो कभी भी। हम ऐसे मतलब 10 बाय 10 के एक रूम में ही रहते थे। मैं ऐसा मानती हूँ कि एजुकेशन को आप किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। जब आपको कोई फोर्सफुली नहीं करवाता, आप अपने आप से करते हो, तब सब स्मूथ हो जाता है। जो ड्रामा लिखे हैं वो मुंबई में, गुजरात में, पूरे भारत में और भारत के बाहर विदेश में भी उसके शोज़ हुए हैं। अगर आपने सामने बैठे हुए बंदे को हंसा दिया या रुला दिया, उससे ज़्यादा कोई सक्सेस का फंडा नहीं। इस इंडस्ट्री में कंप्लीटली आउटसाइडर होके आना, काम करना, रहना और टिक जाना, सरवाइव कर जाना। हाँ। Hello and welcome to another episode of Against All Odds. I'm Shweta Jain, your host for the Ripple Effect Show. कुछ लोग कहानियाँ लिखते हैं पर कुछ लोग उनको जीते हैं। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुली और फ्लॉलेसली करती हैं। उन्होंने 50 से ज़्यादा प्लेज लिखे हैं, 2500 से ज़्यादा टीवी एपिसोड्स लिख चुकी हैं और 1000 से ज़्यादा टीवी एपिसोड्स कलर्स गुजराती पर उनके रिलीज़ हो चुके हैं। एक क्रिएटिव पावर हाउस है, जी हाँ, पर एक वॉरियर भी हैं। शी हैज़ बिन डायग्नोज्ड विद कैंसर ट्वाइस और उन्होंने सिर्फ कैंसर से खुद के लिए लड़ाई नहीं की है, बल्कि 10,000 से ज़्यादा वुमेन के लिए उन्होंने अपनी तरफ से फंड करके फ्री हेल्थ चेकअप्स भी करवाए हैं थ्रू स्तंभ, विच इज़ हर ओन इनिशिएटिव। शी इज़ द फोर्स बिहाइंड अर्चना आर्ट NGO, एक कॉलमिस्ट है, एक फिल्म पर्सनैलिटी भी है और इससे भी ज़्यादा उनके लिए कहा जाता है कि वो एक पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकती हैं। यस, आपको उनके इंटरव्यूज़ हर जगह मिलेंगे, यहाँ तक कि BBC पर भी मिलेंगे। गेट रेडी फॉर एन एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशन एंड रॉ अनफिल्टर्ड ट्रूथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अर्चना चौहान। हेलो एंड वेलकम टू द शो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे पास वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम सबको बताने वाले हैं आपकी लाइफ की। पर पहले हम आपसे सुनना चाहते हैं आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, थोड़ी सी लाइफ स्टोरी, अगर आप हमारी ऑडियंस को अपनी तरफ से बता सकें। मैं जिस परिवार में से आती हूँ वो परिवार जो है हमारा बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली हमारा। मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि जिसका मतलब लिटरेचर साहित्य के साथ कुछ भी संबंध रहा हो कभी भी। ड्रामा वगैरह, स्टोरी राइटिंग, डायरेक्शन, किसी को कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में मैंने कभी ऐसे ड्रामा में मैंने कभी पार्ट भी नहीं लिया था। तो पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चला कि कहाँ से डेस्टिनी, नियति जिसको बोलती है, वो मुझे यहाँ पे कैसे लेके आई। पर गुजराती मीडियम में मैं पढ़ी हूँ। परिवार मैंने बताया वैसे बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था। 18 साल में मेरी शादी हो गई थी और 19 साल में मेरी बेटी का जन्म हुआ था। और जब भी मेरी शादी हुई थी तब सिर्फ मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया हुआ था, मेरा एजुकेशन वही का था। बाद में ऐसा हुआ कि घर की कुछ सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो ऐसा हुआ कि मेरी बच्ची 6 महीने की थी और मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि हम ऐसे मतलब 10 बाय 10 के एक रूम में ही रहते थे। वहाँ पे ही हमारा किचन, वहाँ पे ही हमारा बेडरूम, वही हमारा जगह वहाँ पे ही। तो ऐसी सिचुएशन थी कि तभी हमारा रेंट था 1000 रुपीज़। अच्छा। हाँ, और ऐसा था कि मुझे मगर मैं जॉब ना करूँ तो मैं रेंट पे कैसे करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी इतनी इनकम नहीं थी। तो मेरे 6 महीने की बच्ची को मैं घर पे छोड़ के मुझे जाना पड़ता था। वहाँ पे उसको संभालने के लिए मैंने एक आया जैसे रखा हुआ था और मैं उसको छोड़ के सुबह 9 बजे जाती थी और शाम को 7-8 बजे आती थी। और फिर सब घर का जो भी काम था, सुबह 9 बजे से जाने से पहले भी मैं घर का काम जो भी था, खाना पकाना, घर का जो भी अपना झाड़ू पोछा सब कुछ, कपड़े वगैरह सब कुछ, और शाम को आने के बाद भी। तो मेरा पूरा रूटीन ही यही था कि जॉब करो, बच्चा संभालो, घर संभालो। और तभी मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर मेरी लाइफ में आगे क्या। मेरा तभी टारगेट बस इतना ही था कि भाई महीने का जो भी हमारा खर्चा है वो कैसे निकले, क्योंकि वो भी नहीं निकलता था। वो भी बहुत ही दिक्कत, महीना पूरा होते होते तो हमको ऐसा होता था कि हम किसी के पास से पैसे उधार लाए। तो ऐसे भी कई सिचुएशन आई। तो बहुत ही स्ट्रगल वाला वो जो फेस था। और मेरा एजुकेशन भी मैंने बाद में कंप्लीट किया। मेरी बच्ची जब स्कूल में जाने लगी, वो जब नर्सरी में उसको हमने एडमिशन कराने गए, तभी एक फॉर्म फिलअप करना आता है। वहाँ पे पूछते हैं कि भाई आपके
मदर का एजुकेशन क्या है, आपका फादर का एजुकेशन का। हाँ। वहाँ पे मैंने लिखा 12th। हाँ। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे अर्चना, तू तो 12वीं तक ही पढ़ी, तो पूरी ज़िंदगी मतलब तेरी बच्ची को सभी ऐसा ही बोलेंगे कि 12वीं तक ही पढ़ी है तेरी माँ, तो पढ़ना चाहिए। तो बच्ची जब स्कूल में गई तभी मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे आगे पढ़ना है। अच्छा। मुझे आगे ग्रेजुएशन करना है, मुझे आगे जाना है। और तभी मैंने मेरा फिर ग्रेजुएशन मैंने एडमिशन लिया। उस टाइम ऐसी भी सिचुएशन थी कि तभी 800 रुपया फ़ीस होती थी पूरे साल की ग्रेजुएशन की। तो 800 रुपये की फ़ीस भरने में भी बहुत दिक्कत आती थी। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि फ़ीस नहीं भर सकी और फिर लेट फ़ी के साथ जुगाड़ करना पड़ता था पैसों का, और बाद में 800 के 1000 रुपये लेट फ़ी के साथ करके मुझे भरना पड़ा। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, क्योंकि तभी मेरे पास 800 रुपये नहीं होते थे। तो मैंने बाद में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बाद में पढ़ना मुझे पहले से अच्छा तो लगता था। मैं ऐसा मानती हूँ कि एजुकेशन को आप किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। कितने लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या ही कर लोगे आप। मैं ऐसा नहीं मानती। एजुकेशन आपको नज़रिया देता है, आपको दिखाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, आप कितने अलग अलग नज़रिए से सोच सकते हो, एक ही चीज़ को आप कितने अलग अलग नज़रिए से देख सकते हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल मानती हूँ कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे पढ़ लिख के क्या ही कर लोगे, किताबों का कीड़ा, नहीं नहीं नहीं। एजुकेशन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और किताबों को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बाद में ये पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, तो ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर्स भी किया। मैंने 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर किया हुआ है अभी तक। अच्छा। यस। और बाद में मुझे थोड़ा सा पहले से सेवा के प्रति मेरा झुकाव था। तो मुझे ऐसा था कि कुछ करना है इस फील्ड में। तो फिर मैंने एनजीओ मैनेजमेंट भी पढ़ा। एनजीओ मैनेजमेंट पढ़ने के बाद मैंने 2014 में मैंने अपनी एनजीओ अर्चना फाउंडेशन स्टार्ट की मैंने। और तभी मुझे ये थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो मैंने ह्यूमन राइट्स में भी डिप्लोमा किया। तो मैं पढ़ती रही। तो लोगों का ऐसा होता है कि पढ़ते हैं, फिर जॉब लगती है, फिर सब ऐसा कुछ प्लानिंग होता है। मेरा थोड़ा सा उल्टा हुआ। मेरा ऐसा होगा, पहले शादी हुई, फिर बच्चा हुआ, फिर काम किया, फिर नौकरी लगी, फिर पढ़ाई की। तो ये मेरा थोड़ा सा साइकिल अलग चली। यस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और इतने स्ट्रगल से निकल के आज आप जहाँ पर हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। सो अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अर्चना जी, साहित्य की तरफ झुकाव कहाँ से आया, कैसे आया? मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसा पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक था नहीं कि साहित्य की तरफ झुकाव था, ऐसा कुछ, क्योंकि फैमिली का पूरा एटमॉस्फेयर ही वैसा नहीं था। मगर एक इंसिडेंट मुझे जो याद आ रहा है वो है, मेरे नाना जी थे। मैं उनके साथ पली बड़ी हूँ। तो उन्होंने मुझे, मैं 6 में थी तब, एक बुक थी गुजराती, गज़लकार है श्री अमृत घायल साहब, उनकी एक बुक थी शूड़ अने शमणा। वो ऐसे लाके उन्होंने उनको पढ़नी थी शायद, तो उन्होंने लाके रखी थी। तो तभी मैंने वो बुक पढ़ी थी। तो मुझे पता नहीं था ये क्या है, 10-11 साल की थी मैंने, मुझे पता नहीं था ये क्या लिखा है, पर वो जो लिखा था वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। मुझे ऐसा हुआ कि यार क्या लिखा है, कितना, मतलब ऐसा कभी किसी को लिखने मिले जीवन में तो क्या बात। तो वो मैंने इतनी बार पढ़ी कि उसकी गज़ल मुझे याद हो गई। और फिर मैं ऐसे ऐसे करके अपनी जो स्कूल में लाइब्रेरी थी, तो वहाँ से एक बुक लेके आई थी। वो थी कुंदनिका कापड़िया जी की 7 पगला आकाश में। तो उस बुक को मैंने पढ़ा, उसने शायद थोड़े से मेरे विचार को कहीं पे, वो बचपन में जो होता है ना आपके दिमाग में जो स्पार्क लगा दिया। तो वो वहाँ से ऐसा हुआ कि क्या बात है, क्योंकि अभी हम जो फेमिनिज्म की बातें करते हैं 2025 में, वो कुंदनिका कापड़िया जी ने वहाँ 60s 70s 80s में वो कंसेप्ट जो तभी तो कोई सोच भी नहीं सकता था, तो वो सब चीज़ें 7 पगला आकाश में मैंने पढ़ी। तो तभी मुझे ऐसा हुआ कि क्या बात है, क्या लिखते हैं ये, लिखते हैं उनको राइटर्स बोला जाता है, ये जो गज़ल लिखते हैं उनको शायर बोला जाता है, इसको क्या, मुझको कुछ नहीं पता था, पर इतना मुझे हुआ कि ये जो है वो बहुत ही अच्छा है, और ऐसा कुछ जीवन में किसी को भी करने मिले तो बहुत अच्छा हो। तो मैंने पूछा था भी किसी से, मैं एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट भी बताती हूँ कि मैंने किसी को पूछा था कि ये लिखते वो क्या, मतलब क्या कहलाते हैं राइटर, मैंने उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो बोले कि आर्ट्स पढ़ना पड़ता है, ऐसा करते। तो मेरी जो स्कूलिंग थी पूरी, तो वहाँ पे मैं बहुत स्कॉलर स्टूडेंट थी। 10th में मेरे 91% आए थे। तो तभी मैंने ऐसा बोला घर पे, घर वालों ने बोला साइंस स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स साइंस और आर्ट्स।
तभी मैंने बोला था कि मुझे आर्ट्स लेना है। अच्छा। तो मेरे नाना जी ने बोला आर्ट्स लेके क्या करेगी? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बोला कि राइटर बनूंगी, ऐसा मैंने बोला था, राइटर बनूंगी, क्योंकि मुझे वो जो बुक्स थी ऐसा दिमाग में था। और बोले राइटर बन के क्या करेगी, पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने पहला क्वेश्चन ऐसा किया था कि पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने बोला राइटिंग से कौन कमाता है? अच्छा। किसके घर में पैसा आता है? तो किसी को नहीं ऐसा करना है। और हमको कोई पूछेगा कि अरे अर्चना को ऐसे 90% आए हैं तो आपने क्यों साइंस नहीं दिलवाया, तो हम क्या जवाब देंगे? तो इसीलिए मुझे 12th में साइंस करना पड़ा। अच्छा। मुझे कभी मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स और उसके साथ जमी ही नहीं, पर क्योंकि इन्होंने दिलवाया तो लेना और पड़ा। फिर वहां से मेरा थॉट प्रोसेस पूरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल सब में घुस गया। पर तभी एक बार मेरे दिमाग में एक छोटा सा स्पार्क हुआ था कि मुझे आर्ट्स लेना है और मैं राइटर बनूंगी और मुझे ये करियर करना है। तो वहाँ से थोड़ा सा आपको हाँ मोटिवेट हो गए थे Yes, आप yes, इसको yes, करने yes. के लिए। इंटरेस्टिंग है। पर अभी आप एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक मदर भी हैं। यस तो इतने रोल्स को आप कैसे जगल कर लेते हो इतनी ब्यूटीफुली, और एक ही स्माइल हमेशा आपके चेहरे पे होती है तो कैसे करते हो? सिंपल, वो बोलते हैं ना, देयर इज विल देयर इज वे, Where there is will there is way, हाँ, जहाँ बस चाह है वहाँ राह है। चाह है वहाँ राह है। तो ये जो भी मैं करती हूँ वो मुझे कोई फोर्सफुली नहीं करा रहा, ये सब मैं अंदर से कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है करना, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे डायरेक्शन करना अच्छा लगता है, मुझे घर परिवार में बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो ये सभी चीज़ें जब आपको कोई फोर्सफुली नहीं करवाता, आप अपने आप से करते हो, तब सब स्मूथ हो जाता है। और अभी क्या है कि इतने सालों से मैं कर रही हूँ, तो मुझे जब आप शुरुआत करते हैं ना तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। अभी मैंने इतने सालों से किया हुआ है तो मुझको पता है कि कैसे क्या काम करना है, क्या काम करने से क्या आउटपुट मिलेगा, कितना आउटपुट मिलेगा, कितने टाइम में होगा, ये सब मेरा बहुत कैलकुलेशन अभी परफेक्ट हो गया है। तो इसकी वजह से भी मुझे दिक्कत नहीं आती है। सो अब ये बताइए कि पिछले 5 साल से आप हर रोज़ लिख रहे हो, 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स कलर्स पे ऑलरेडी रिलीज़ हो गए हैं, और इतना ज़्यादा अगर आप लिख रहे हो तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा आप कितना काम कर रहे हो। कुछ फिगर्स, कुछ नंबर्स आप हमें दे सकते हैं? यस, मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 50 ड्रामास, थिएटर ड्रामा, जिसमें मैंने राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग की है। कलर्स के एक ही सीरियल के 1000 एपिसोड हुए हैं। हाँ, जिसका नाम है मोटी बानी नानी, वो कलर्स गुजराती पे जो अभी ऑन एयर है। हाँ, ऑलरेडी। और टोटल कलर्स में ये मेरी 4-5वीं सीरियल है। पर उसके टोटल अगर हम मिला के गिने तो 2,500-3 हज़ार एपिसोड तो सब मिला के हो गए। इसके अलावा मैंने सीरियल्स, दूरदर्शन की सीरियल है जैसे कि उम्बर ने पहले पार, निहारिका करके पहले ETV गुजराती आता था, उसमें मैंने एक्टिंग की हुई है। इसके अलावा मैंने प्रोडक्शन, मैंने जो ड्रामा जो मैं बोलती हूँ थिएटर, उसके जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोड्यूसर मैं रही हूँ, जो अब भी चल रहे हैं ड्रामा। इसके अलावा मैंने जो ड्रामा लिखे हैं वो मुंबई में कमर्शियल, जो मुंबई में पूरा कमर्शियल थिएटर अलग है, तो वहाँ पे गुजरात में, पूरे भारत में और भारत के बाहर विदेश में भी उसके शोज़ हुए हैं। इसके अलावा मैंने GS TV में, गुजरात समाचार में मैंने कॉलम भी लिखी हुई है, चाल जिंदगी मारी साथ ने कागड़ पन्ना पंखीटों क्या। बस इतना कह सकते हैं। ओह माय गॉड। और आपको आई वुड लाइक टू से आपको इनके इंटरव्यूज़ बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे। इनफैक्ट BBC तक ने इनको इंटरव्यू किया हुआ है। सो वी आर एक्सट्रीमली प्राउड टू हैव हर टुडे हियर विद अस। लास्ट ईयर मैंने एक फिल्म भी की थी जिसका नाम कमठान था, जिन्होंने ये हेलारो मूवी बनाई थी। दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ कमठान, तो वो भी मैंने की हुई है। बिल्कुल। तो मूवी में एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर और कॉलम। यस, हाँ, ब्यूटीफुल। सो ऐसा कहते हैं अर्चना जी आपके बारे में, इतना डायरेक्शन भी आप करते हो कि आप एक पत्थर से भी एक्ट करवा लेते हो। कैसे होता है ये? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैरेक्टर को समझ जाते हो, किसी भी कैरेक्टर को, हर एक जो स्टोरी होती है उस स्टोरी के कैरेक्टर में अगर आप घुस जाते हो तो बहुत ही इजी होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ड्रामा का मैं आपको बताऊं तो ड्रामा में होता है सेट, जैसे कि लाइट होती है, जैसे कि म्यूज़िक होता है,
तो हम लोग उसको परफेक्ट बनाने में इतने लग जाते हैं कि वो जो कैरेक्टर होता है जो परफॉर्म करता है ना उसको भूल जाते हैं कि वो कैसे क्या करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सक्सेसफुल होने का क्या फंडा है, मेरे मुताबिक ये फंडा है कि अगर कोई आपसे कनेक्ट कर जाता है, अगर आप हंसते हो तो वो हंसता है और आप रोते हो तो वो रोता है, तो आप कनेक्ट हो गए और वो सक्सेसफुल है। अगर आपने सामने बैठे हुए बंदे को हंसा दिया या रुला दिया, उससे ज़्यादा कोई सक्सेस का फंडा नहीं। तो मैं जब भी डायरेक्शन करती हूँ तो मैं सभी को यही बताती हूँ कि ये सब आप छोड़ दो, टेक्निकलिटी में मत पड़ो, आप उस कैरेक्टर में घुसो। वो क्या सोचता है इस सिचुएशन में, वो कैरेक्टर कैसे क्या रिएक्ट करता, क्या बोलता, रोता, चुप रहता, सोचता, चलता, बैठा रहता, इमेजिन करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कैरेक्टर से मैं कनेक्शन बिठाने की कोशिश करती हूँ। जितने भी एक्टर्स अभी तक मेरे साथ जिन्होंने भी काम किया, मैं उनको वही बोलती हूँ कि आप उन सब में मत पड़ो, आपका काम क्या है, कैरेक्टर के साथ कनेक्शन। करेक्ट। अगर आपका कोई भी डायलॉग किसी को हंसाने या रुलाने में सक्सेसफुल हो गया तो आप सक्सेसफुल हो गए। तो यही एक मुझे सीक्रेट लगता है। और शायद आपको वो एक्टर के साथ भी उतनी कनेक्शन बनानी पड़ती है कि वो आपके साथ भी कंफर्टेबल होके, अगर उसको एक्टिंग नहीं भी आती है या जो भी है तो वो कर लेता है। हाँ बिल्कुल। देखिए मैम, क्या होता है कि बिल्कुल दो टाइप के एक्टर्स होते हैं। हाँ। एक बॉर्न एक्टर्स होते हैं जिनको कुछ समझाने की जरूरत वो होते हैं। हाँ। वो होते ही है। भले कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं कोई एक्टर बॉर्न एक्टर नहीं होता, होते हैं। हाँ। कुछ और उनपे वो माता सरस्वती की कृपा रहती है, तो वो वही करने के लिए शायद आते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हमारे इरफान खान साहब, जैसे कि विजय सेतुपति, जैसे कि फहद फाजिल, और गुजराती में भी कई। तो मगर एक होते हैं जो सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं। हाँ, सीखते हैं सिचुएशन में से करके, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके। तो ऐसे भी कई एक्टर तो उनको भी जैसे जैसे वो लोग ड्रामा करते जाते हैं, एक्टिंग करते जाते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि उनको क्या क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। तो इस तरीके से कनेक्शन हमारा बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप गाइड भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, यस। सो इंडस्ट्री के तो बहुत सारे डार्क ट्रूथ्स हैं, आपको सब पता ही होंगे, आप इतने साल से यहाँ पे हो। क्या ऐसा कभी होता है कि कोई क्रेडिट ना मिले, या आपने जो किया है आपका काम किसी और ने अपने क्रेडिट पे ले लिया है, ऐसा सब होता है? ये ऐसा सबके साथ होता है मैम, ऐसा नहीं होता है। सबके साथ कुछ ना कुछ, थोड़ा किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हो ही जाता है। होता है, हाँ। जिसके साथ नहीं होता तो उनको ऐसा मानना चाहिए कि ये वो ब्लेस्ड है। पर ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ है। सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि कहीं उसने काम किया हो, उसको क्रेडिट ना मिली हो, या किसी और को क्रेडिट मिली हो, या उसने कुछ लिखा हो, या उसने कुछ उसकी कुछ मेहनत किसी और ने ले ली हो। हाँ। सबके साथ ऐसा होता ही है। पर मैं ऐसा समझती हूँ कि उसको मैं बैड एक्सपीरियंस नहीं मानती। मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद मैं कहीं पे सीखने जाती तो मैं एक फ़ीस पे करती वहाँ पे, कि कुछ सर्टन अमाउंट पे करती। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये एक अमाउंट थी जो मैंने पे की इस इंडस्ट्री में कंप्लीटली आउटसाइडर होके आना, हाँ, काम करना, रहना और टिक जाना, सर्वाइव कर जाना। हाँ, सर्वाइव करना। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा लर्निंग प्रोसेस था। मैं सीखी। तो इसको मैं बहुत नेगेटिवली नहीं लेती हूँ, मगर मैं ऐसा मानती हूँ कि राइटर जो भी हो, टेक्निकल टीम हो, चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, कोई भी इंसान हो, उसने जो काम किया है उसकी क्रेडिट उसे मिलनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। चाहे वो फिल्म में काम करने वाला एक छोटा सा स्पॉट दादा, जिनको आप स्पॉट दादा बोलते हैं, वो ही क्यों ना हो। वो भी हमें अगर टाइम टू टाइम पानी ना पिलाए तो, बिल्कुल, हाँ, वो भी हमें टाइम टू टाइम चाय ना दे तो ये मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक को अपनी क्रेडिट मिलनी चाहिए। और जैसे कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि फिल्मों में जब सलीम जावेद साहब थे तभी ऐसा बोला जाता था कि मतलब वो जो लिखते थे, वो जो डिसाइड करते, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाता था। हाँ, और उनके नाम पे फिल्म चलती। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा एक एरा आए कि लोग बोलते हैं कि राइटर का ही ज़माना है। हाँ। फिर भी अभी कभी मुझे जब मैं पोस्टर्स देखती हूँ, हाँ, तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस या स्टार कास्ट का सभी का नाम दिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर, पर कभी कभी मुझे राइटर्स के नाम नहीं दिखते हैं। वो बहुत पीछे रखा जाता है। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स तो बेस है, हाँ, वो जान है, रूट है।
उस पे ही आपकी जो भी सक्सेस की पूरी ये जो बिल्डिंग है वो खड़ी है। तो आप बेस को ही भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं अभी 5 साल में, 2 साल में या 10 साल में, जो भी अभी, मैं तो चाहती हूँ कि अभी ही ऐसा हो जाए। हाँ। मगर ऐसा भविष्य में, फ्यूचर में ऐसा है कि एक पोस्टर बने तो राइटर को भी उतनी ही क्रेडिट मिले जितनी बिल्कुल बिल्कुल दूसरे किसी को मिलती है। हाँ, क्योंकि आपने तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई है। यस यस। सो आपको कहाँ क्रेडिट मिला और नहीं मिला वो एक्सपीरियंस भी आपको है। यस। तो ये एक ऐसा फ्यूचर आए कि जहाँ पे राइटर को अपनी क्रेडिट या अपना सम्मान मांगना ना पड़े, वो उसका हक है, उसको मिलना ही चाहिए। तो ऐसा एक समय आए, उसकी मैं राह दिख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कही है आपने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक में आपने कौन कौन से फॉर्मेट्स में राइटिंग की है? सब फॉर्मेट में मैम, सब फॉर्मेट में। यस, मैंने ड्रामा लिखे हैं, मैंने सीरियल लिखी है, मैंने फिल्म्स लिखी है, मैंने वेब सीरीज लिखी है, मैंने सब फॉर्मेट में लिखा है। कोई एक फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी है बिल्कुल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में यस, सब फॉर्मेट में लिखा है। वाह। तो मैम, मैंने कभी सुना नहीं है, शायद मैंने नहीं सुना होगा कि लेडी डायरेक्टर्स भी हैं इंडस्ट्री में। तो क्या मतलब आपको लगता है कि है, और या फिर और होनी चाहिए क्या? हिंदी इंडस्ट्री में या गुजराती इंडस्ट्री में? गुजराती इंडस्ट्री में। गुजराती इंडस्ट्री में है वैसे लेडी डायरेक्टर्स, ऐसा नहीं है नहीं है फिल्म में, मगर कम है। इसीलिए आपको मेरी जनरल नॉलेज में तो नहीं है क्योंकि बहुत कम है। अभी जैसे कि रेशियो होता है कि 9:1 होता है रेशियो, तो नहीं पता तो पता नहीं होता है। हिंदी इंडस्ट्री में काफ़ी है तो सबको पता रहता है, गुजराती इंडस्ट्री में बहुत कम है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैंने अभी बोला ना जैसे कि एक ऐसा समय आए कि जहाँ पे एक पोस्टर में राइटर का भी नाम हो। ऐसा मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे भी पोस्टर्स आए जिसमें लेडी डायरेक्टर्स के नाम हो। क्योंकि क्या होता है मैम कि हमारे जो समाज का जो फॉर्मेट है वो पहले से ऐसा रहा है कि जहाँ पे लड़की अगर कोई एक्सीडेंट होता है ना तो पहले उसको पूछा जाता है कि अच्छा गाड़ी कौन चला रहा है। हाँ, कंफर्म किया जाता है कि सामने वाली लड़की थी। मतलब लड़की अगर चला रही होगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही, हो सकता है। हाँ, होगा ही, कॉमन फिनोमेना है। हाँ। तो वहाँ पे जहाँ पे एक लड़की एक कार या 2 व्हीलर ड्राइव करे, मतलब ड्राइव करना मीन्स क्या, डायरेक्शन देना। हाँ, वो अगर कोई सहन नहीं कर पाता तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि पूरी मूवी को डायरेक्ट करने का। हाँ। और एक बहुत समय से, बहुत हम कभी कभी बोलते हैं कि हजारों सालों पहले ये हमारी मान्यता थी